गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फेज 2 की पोलिंग हुई है उसमें लगभग 57% टर्नआउट हुआ है। अब देखो, आप बाकी किसी पार्ट के साथ कंपैरिजन करोगे तो शायद ही आपको नंबर कम लगे, पर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो यहाँ पर ये नंबर काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा की फिगर्स के हिसाब से तो वहां से भी 5% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखने को मिला जहां पर कोई वायलेंस की खबर हो। तो अपने आप में बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। दोस्तों, डेट है आज की 26 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दरअसल में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो AIIB की 9th एनुअल मीटिंग, बेसिकली इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसको अटेंड करने जा रही हैं इन समरकंद, उज्बेकिस्तान। और इस बार की जो थीम होगी, इट विल बी बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना AIIB की, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, काफी बार ना इसको चाइना लेड बैंक भी बोला जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, बैंकों में क्या होती है, शेयर होल्डिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो आपको चाइना की ही देखने को मिल जाएगी। एंड इवन इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो भी आपको बीजिंग चाइना में ही देखने को मिलते हैं। फिर चाइना के बाद दूसरे नंबर पे बात करें ना, तो दूसरे नंबर पे जो शेयर होल्डिंग है भारत की आती है। एंड तीसरे नंबर के ऊपर आपका जो रशिया है, रूस है, उसकी यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब एक चीज समझो, यहाँ पर वर्ड इसके नाम में क्या आया? एशियन आया, बिल्कुल आया। तो एक्चुअल में इसका जो फोकस होता है ना, वो एशिया के ऊपर ज्यादा रहता है। अब इसके जो मेंबर्स होंगे वो डेफिनेटली एशिया से तो होंगे ही होंगे, बट आपको ध्यान में रखना है कि एशिया के बाहर के लोग भी या बाहर की कंट्रीज भी इसके मेंबर हो सकती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो 2016 में जब ये बैंक बना था, उस समय इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 57 कंट्रीज थी। एंड भारत भी उसी समय फाउंडिंग मेंबर इसका बन गया। आज के समय अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा मेंबर्स इसके आपको देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली काफी सारे एशिया से हैं एंड काफी सारे एशिया के बाहर के भी कंट्रीज हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे G20 देशों को, उनमें से 14 देश इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये सब इसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको मैंने इंडिया के बारे में बता ही दिया, ठीक है ना। तो सारी की सारी जो पावर्स है बैंक की, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्गत हैं, जिसी की मीटिंग अटेंड करने के लिए निर्मला सीतारमण जी जा रही हैं। यही इस पर्टिकुलर बैंक की हाईएस्ट आपको डिसीजन मेकिंग बॉडी देखने को मिल जाएगी। वोटिंग परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है इन चीज़ों का। एंड साथ साथ अगर हम बात करें तो उसका काम रहता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टेलीकॉम, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। इवन अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ से फंडिंग भी मिली है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर AIIB को परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है इन UN जनरल असेंबली। और साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यानी कि UN इकोसॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करने हो तो यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड है। इसको आप स्कैन करके इस लिंक पे जाके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका तुवालू के रिगार्डिंग। ठीक है, इसकी आप जरा एक बार क्वेश्चन समझ लो। देखो, जब हम आते हैं ना पैसिफिक ओशन के अंदर, तो आपको माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो पॉलिनेशिया का ही आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा, तुवालू। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। क्यों करेंगे बात? क्योंकि देखो, ऐसा कहा जाता है नासा साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर हम बात करेंगे ना कि 2050 तक डेली टाइड्स की वजह से यहाँ पर तुवालू का एक अटॉल है, मतलब तुवालू का एक हिस्सा है फुनाफुटी, ठीक है ना, ये लगभग आधा सबमर्ज हो जाएगा। ऐसा भी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे पहली कंट्री है ना जो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगी, वो और कोई नहीं बल्कि आपकी तुवालू ही होने जा रही है। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इट इज लोकेटेड इन सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। प्लस एट द सेम टाइम ना आपको ये समझना है कि इसकी जो कैपिटल सिटी है ना, वो वाईक्यू के नाम से बोली जाती है। एक्चुअल में क्या है, जो मैं बात कर रहा था, कंट्री तो आपकी तुवालू है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको एक अटॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है फुनाफुती। कई बार इसी को ही कैपिटल बोल देते हैं, पर अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक जाओगे ना, तो इस पर्टिकुलर अटॉल के ऊपर एक विलेज देखने को मिलता है विद द नेम ऑफ वाईक्यू। ठीक है, तो वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। तो चाहे आपका फुनाफुती बोले या फिर आपका वाईक्यू बोले, ये दोनों आप इसकी कैपिटल यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। मतलब है एक ही चीज, मतलब उसी के ऊपर वो बना हुआ है ना, उसी के सदर्न कोस्ट के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर, इसलिए यहाँ पे
चाहे आप बाइकों को कह लो, चाहे आप फुनाफुती को कह लो, तो सेम आंसर आपका कैपिटल के रिगार्डिंग होगा। बाकी ये कंट्री पता होनी चाहिए कि डेफिनेटली ये पहली कंट्री ऐसी होगी जो क्लाइमेट चेंज से सबमर्ज करेगी, तो इस वजह से इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू नगर वन योजना। ये वन है, इसको वैन मत समझ लेना। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, एंड नगर किसको बोलते हैं सर? अर्बन एरियाज को। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर इसी के नाम से आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अर्बन वाटिका हम यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज के अंदर, ताकि अर्बन एरियाज के अंदर ग्रीनरी बढ़ाई जा पाए, वहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ पाए, एंड अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे इंक्रीज हो। 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। अभी देखो क्योंकि सरकार के 100 दिन कंप्लीट हुए हैं, नई जो सरकार बनी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर उन्होंने 100 नगर वंस को यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। हालांकि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 2027 तक हमें 1000 इस तरह से नगर वन डेवलप करने हैं, ताकि अर्बन एरियाज के अंदर जो ग्रीनरी है वो बढ़ पाए। देखो अर्बन एरियाज के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे आप लोगों ने अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट? यहाँ पर पता क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड के अंदर, कि मान लो जो आसपास के एरियाज है ना, वहां से आपका जो अर्बन एरियाज का टेम्परेचर है वो कुछ डिग्री ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही शहर आएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आसपास के एरियाज के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। प्लस अर्बन एरियाज के अंदर जो कंक्रीटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रीन स्पेसेस होती ही नहीं, सारा कुछ कंक्रीट का बन जाता है, तो उससे टेम्परेचर और बढ़ता रहता है। तो ये सब कंसर्न्स को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हमने यहाँ पे नगर वन योजना यहाँ पे स्टार्ट करी थी, ताकि ट्री कवर बढ़ पाए। उसी तरह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो पाए, क्योंकि लोगों के पास पार्क होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़िया होगी, तो डेफिनेटली सब चीज़ें बढ़िया हो पाएंगी। एंड अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें इम्प्रूव करना है, एयर पोल्यूशन को टैकल करना है, अर्बन हीट आइलैंड्स को टैकल करना है, क्लाइमेट रिजिलियंट एक तरह से सिटीज़ को बनाना है। उसके लिए पर्टिकुलर योजना बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो नगर वन एरियाज यहाँ पे इस तरह से 10 से 50 हेक्टेयर्स के बीच में बनेंगे। लोगों को भी यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि आप भी आओ, सिटीजन्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, बाकी और स्टेक होल्डर को, ताकि इनके ना प्रिजर्वेशन के अंदर आप यहाँ पे काम कर पाओ। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव भी इसके अंदर हैं या कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे आपका मातृवन हो गया, मातृवन एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। हर्बल गार्डन्स बनाए जाएंगे, स्मृति वन हो गया, बटरफ्लाई कंजर्वेटरीज हो गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो 2/3 कम से कम एरिया होगा ना, वो ट्री कवर के अंतर्गत होना चाहिए, इन लाइन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर नगर वन बनाने के लिए चाहिए पैसा, ऐसे हवा में तो कोई चीज़ बन नहीं जाएगी, पैसा चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में ना यहाँ पर हम कैंपा का इस्तेमाल करेंगे। अब होता पता क्या है, मान लो एक ज़मीन थी, ठीक है ना, इसके ऊपर फॉरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, हमें किसी पर्पस के लिए, लेट्स से माइनिंग के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पर कई बार हमें पेड़ को काटना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से पेड़ कट गए, तो जिसने पेड़ काटे, मतलब जहाँ पे जिसकी इंडस्ट्री वगैरह लगेगी, वो जो एजेंसी होगी ना, वो पेमेंट करेगी कि अगर मान लो सेम इतने ही पेड़ किसी और जगह पे लगाने हो तो उसका कितना कॉस्ट आएगा। मतलब सारा कुछ, मतलब वो देख जाएगा कि प्लांटिंग ट्रीज ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है ना। अगर डिग्रेडेड लैंड है तो वहाँ पर डबल लगाया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ना जो पैसा होगा वो अकॉर्डिंगली कैंपा के अंदर आ जाएगा। फिर उस कैंपा फंड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन पर्पसेस के लिए कि किस तरह से आपके नगर वन योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो सरकार अलग से असिस्टेंस भी देगी 4 लाख पर हेक्टेयर का, ताकि इन अर्बन एरिया फॉरेस्ट को क्रिएट एंड मेंटेन किया जा पाए। तो दोनों यहाँ पे फंडिंग के सोर्स हैं, कैंपा भी एंड अलग से आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ है, इंडियन आर्मी को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर यहाँ पे मिलने जा रहे हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। भारत और यूएसए के बीच में 2020 में एक डील साइन हुई थी $600 मिलियन की, जिसके माध्यम से ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिलने थे। एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे इंडियन आर्मी को 6 ये हेलीकॉप्टर्स मिलने जा रहे हैं। देखो ये हेलीकॉप्टर्स ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स इसके यहाँ पे मेंशन है। पर अगर मैं 2-3 फीचर्स की बात करूँ जो इनको बाकियों से डिफरेंट बना देते हैं, वो ये है। पहली बात तो ये है कि इसमें ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से पता क्या होगा, आने वाले समय के अंदर कोई भी आपका एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर ना, लेजर और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। इंफ्रारेड लेजर के माध्यम से क्या होगा, जो टारगेट कहीं पर भी हो आगे सामने, उस टारगेट को डेजिग्नेट करना एंड अकॉर्डिंगली इमेजरी को इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पायलट नाइट विजन सेंसर हो गया, आपके टारगेट एक्विजिशन एंड डिजाइनिंग डेजिग्नेशन सिस्टम हो गया। यहाँ पर आपको नीचे मशीन गन देखने को मिल जाती है 30 mm वाली,
राइट? तो एक तरह से बहुत ही एडवांस आपको ये हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। इस वजह से इंडिया और यूएसए की यहाँ पे डील हुई थी एंड उसके माध्यम से बोइंग के द्वारा यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे बनाया गया, जिनको अपाचे गार्डियन के नाम से भी जानते हैं एंड ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो फीचर्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देखो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है ना, ये दरअसल में आपके माउंटेनियस रीजन्स के अंदर उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं। तो इनको जो हम अगर सोच रहे हैं कि लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पर नहीं इनको यूज़ किया जाएगा। इनको आपके डेज़र्ट रीजन्स हो गया या बाकी और जगह के ऊपर जहाँ पर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इनको यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वहाँ लद्दाख वगैरह के लिए हम ऑलरेडी जो आपके लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ना, हम उनका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। एक्चुअल में ना मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो आपको सीसा के बारे में पता होना चाहिए। सीसा क्या है? SISA, ये दरअसल में ना आपकी एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। एक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म है, वो है आपका SISA, यानी कि कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करती है। उसके अलावा आपको सर्टिन का पता होगा। सर्टिन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है? इसको बनाया गया था कि मान लो कुछ भी साइबर अटैक होता है तो उसका रिस्पॉन्स करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो आपकी सर्टिन की आपको देखने को मिल जाएगी अंडर सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है? तो ये आपकी जो मीडिया मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ये काम करती है। 24/7 कुछ भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स हेल्प डेस्क है, तो वो ऑपरेट करना सर्टिन की ही ज़िम्मेदारी रहती है, ताकि कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी आपका साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो, उसको जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्स किया जाए, ताकि उसको वापस से नॉर्मलाइज़ किया जा पाए। ये सर्टिन का काम रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, एक तो आपका सर्टिन हो गया जो कि मीडिया मिनिस्ट्री है, एंड प्लस एट द सेम टाइम ये जो प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म है SISA, इन्होंने मिलके ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या है प्रोग्राम का नाम? प्रोग्राम का नाम नाम है सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। दरअसल में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से होगा क्या, जो भी आपके सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है ना, उनके अंदर स्किल्स कुछ ऐसे दिए जाएंगे ताकि AI को हम कैसे अलग-अलग बिज़नेस एप्लीकेशंस के अंदर इंक्लूड कर पाएँ। समझे इस बात को? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है, तो AI का इस्तेमाल किस तरह से, मतलब जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको AI किस तरह से हम सिखाई जा पाए, उस उनके अंदर किस तरह से स्किल्स हम ये लेकर आ पाएँ, ताकि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ एंड AI का इस्तेमाल सस्टेनेबल तरह से ही कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है। एंड अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ANAB के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल भी मिल गया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, ऐसा ही ऐसे बहुत सारे काम ऑलरेडी करता रहता है, जैसे उनका एक साइबर नालंदा इनिशिएटिव है जो बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज करी जा पाए, ठीक है ना? तो इन्होंने यहाँ पे एक सेंटर बनाया हुआ है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए CSPAI प्रोग्राम के बारे में। आगे आते हैं, अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेयर कट के बारे में। देखो, हेयर कट का मतलब वो नहीं है यहाँ पे जो आप बाल कटवाने जाते हो। हेयर कट का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, कई बार पता क्या होता है कि मान लो एक बैंक है और बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है? एक पर्सन को लोन दिया, मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया था, ठीक है ना? अब बैंक को कुछ समय के बाद लगता है यार ये बंदा ना पैसा लौटाने नहीं वाला पैसा, ठीक है? कुछ गड़बड़ चल रही है, ये बंदे का मूड नहीं है पैसा लौटाने का। तो उस केस में ना जब बैंक को ये पता लग जाता है कि यार पैसा आएगा ही नहीं, कोई विजय माल्या जैसा पर्सन टकरा गया है जो पैसा वापस कर ही नहीं रहा, तो उस केस में ना बैंक को भी कुछ ना छोड़ना पड़ता है। बैंक कहेगा यार चलो ठीक है, 1 लाख नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मुश्किल ही लग रहा है पैसा आना, आप एक काम करो मुझे 40,000 ही दे दो, ठीक है? अब इसके लिए क्या फ़ायदा हुआ? इसके लिए फ़ायदा ये हो गया कि भाई 1 लाख नहीं रिटर्न करना पड़ा और उसका इंटरेस्ट भी रिटर्न नहीं करना पड़ा, बस 40,000 रिटर्न करना पड़ा। बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? देखो, बैंक को टेक्निकली हुआ तो नुकसान ही है, पर उनको तो ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा 1 लाख ही डूब जाए। उन्होंने यहाँ पे 40,000 मिलके थोड़ा-सा तो हुआ कि चलो थोड़ा-सा पैसा मिल गया। सारा पैसा नहीं मिला पर थोड़ा-सा पैसा मिल गया। अब ये चीज़ को बोलते हैं हेयर कट। अब हुआ क्या था यहाँ पे, इस केस में इन्होंने दिया था 1 लाख रुपया, वापस कितना मिला? 40,000। कटा कितना? सर 60,000 रुपया कट गया, 60,000 मिला ही नहीं वापस बैंक को। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे पता क्या कहेंगे? हम बोलेंगे सर दिया था 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपया नहीं मिल पाया। तो एक्चुअल में उनका हेयर कट कितने का हुआ? आप बोलोगे 60% का हेयर कट हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी क्या हुआ है ना, अभी एक मुद्दा आया था जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे एक हेयर कट यहाँ पे हुआ था इन रिगार्ड्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड। ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें हेयर कट का मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से हेयर कट का मीनिंग होता गया है। तो जो भी आपका मान लो 10,000 रुपया था और वापस सिर्फ 8,000 ही मिला, तो 20% यहाँ पे हेयर कट हो जाता है, इसको बोलते हैं हेयर कट। हेयर कट बैंक तभी लेते हैं जब उनको लगता है यार कि ना सामने वाला बिल्कुल पैसा देगा ही नहीं, रिकवरी का बहुत ही कम चांस है, उस केस में बैंक हेयर कट लेता है। अदरवाइज बैंक की पूरी पूरी कोशिश ये होती है कि जो पूरा पैसा है उसको हम यहाँ पे रिकवर कर पाएँ। एक और चीज़ यहाँ पे इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिली, वो थी डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा होता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग का? देखो, कई बार ना जैसे मान लो एक बैंक था, अब बैंक ने यहाँ पे एक कंपनी को पैसा दिया हुआ था, मान लो लेट्स से कुछ भी था, मतलब पैसा दिया हुआ था, ठीक है? और वो दिया हुआ था 10% ब्याज रेट के ऊपर और 2 साल में उसको चुकाना था, ठीक है? पर कई बार हमें लगता है यार ये कंपनी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, कंपनी के पास अभी पैसा आ नहीं रहा, बिज़नेस डाउन है किसी भी कारण की वजह से। तो बैंक के पास या तो ऑप्शन ये होती है कि यार बड़ी उसके ऊपर सख्ती दिखा दे कि नहीं आप तो पैसा दो ही दो, अभी करो, राइट? या दूसरा तरीका पता क्या होता है? अब बैंक को पता है यार अगर मैंने इतनी सख्ती दिखाई ना, ये तो बिज़नेस बंद ही हो जाएगा और बिज़नेस बंद हो गया तो मेरा पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो उस केस में बैंक पता कई बार क्या करता है? बैंक कहता है यार अच्छा 2 साल में रिटर्न करना था, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 साल में मुझे रिटर्न कर देना। ये 10% था, कोई बात नहीं, आप इसको 8% में कर दो। तो यहाँ पर पता क्या हुआ है? जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपके लोन की टर्म्स थी, ठीक है ना? जो उसके कंडीशंस थी, उनको हम यहाँ पे थोड़ा-सा आसान कर दिया ताकि ये कंपनी चलती रहे। कंपनी चलती रहेगी तो आने वाले समय में कुछ पैसा कमाएगी तो अकॉर्डिंगली हमारा जो पैसा बैंक ने दिया हुआ था, वो पैसा भी उसके पास वापस आ पाएगा। इसी को बोला जाता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। आई होप दैट इज़ क्लियर। बाकी ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ, ये आईबीसी का ही प्रोसेस हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से। यहाँ पर कोशिश यही होती है, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, कोशिश यही होती है कि पर्टिकुलरली पहले तो उसी पर्टिकुलर कंपनी को वापस से, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कोशिश पहले ये करेंगे कि कंपनी को वापस पैरों पे खड़ा करें। अगर नहीं होता तो फिर कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं। अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से सारा का सारा 100% रिकवरी हो जाती है जितना फाइनेंशियल क्रेडिटर को चाहिए था, उसको बोलते हैं हम ज़ीरो हेयर कट, क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं ना कटा, सारा पैसा रिकवर हो गया। पर अगर मान लो कुछ भी पैसा नहीं मिलता उनको उस केस के अंदर, यानी कि 0% रिकवरी होती है, तब उनको 100% हेयर कट लेना पड़ता है, यानी कि जितना पैसा दिया था सारा का सारा पैसा डूब गया। तो ये कुछ बातें थी हेयर कट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका विद रिगार्ड्स टू वुडी इंक्रोचमेंट के बारे में। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, दोनों स्टेटमेंट को, एंड फिर कमेंट में आंसर बताना। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट असर्शन रीज़न टाइप का ही है, तो इसको भी आप पढ़ के मुझे इसका आंसर आप बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और देखो यार ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो इसके ऑप्शंस उसको तो बहुत ही आसान बनाते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं ना डीएसी की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, तो हर पर्सन को जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहा है ना उसको पता होगा कि सर प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन नहीं होते, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ना वो इसके चेयरमैन होते हैं, राइट? तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया एंड वहीं से आपका अकॉर्डिंगली आंसर बन भी जाएगा कि पहले 2 करेक्ट होंगे। एक्चुअल में क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ना भारत की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जब भी कुछ पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट को हमें प्रोक्योर करना होता है। सो दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। हुआ क्या था 1999 वॉर के बाद ना हमने बहुत सारे चेंजेस करे, तो उस पर्टिकुलर वॉर के बाद जो आपका रिकमेंडेशंस आई थी किस तरह से हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म करना है, उसके अंदर ये भी एक रिकमेंडेशन थी। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले दोनों करेक्ट थे, तीसरा गलत था, तो इसलिए ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा अगर हम बात करें बोहाई गल्फ की, देखो ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को ने ना, अगर हम बात करें ये कुछ इसका हिस्सा बोहाई गल्फ माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बनाया था। तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ ना बोहाई गल्फ की, तो ये आपके साउथ वेस्टर्न चाइना के अंदर नहीं बल्कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, और आपके नदन चाइना के अंदर आप लोकेशन खुद समझ ही पाओगे, ठीक है ना? एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर से कह रहा है जो येलो रिवर है जो चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो डिस्चार्ज करती है इसके अंदर। तो आपका दूसरा करेक्ट है, ठीक है? पहला गलत था, दूसरा आपका करेक्ट है। एक्चुअल में क्या है ना, येलो रिवर चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो जब मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट की, तो आपकी यांगजे रिवर जो है ना, दैट इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है? जो सेकंड लॉन्गेस्ट थी येलो, वो यहीं पर डिस्चार्ज करती है। तो दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अपने ट्रू फॉल्स के ऊपर। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो, हाँ, जो कल मैंने आपके साथ होमवर्क दी थी। जैसे मैं बात करूँ एडिस एजिप्टी की, तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, यही आपका चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन कॉज करता है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पहला सेशन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ था। नहीं, इसके हेडक्वार्टर भले ही वहाँ पर है, पर इसका जो पहला सेशन था वो वेस्टमिंस्टर लंदन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कुडियट्टम की बात करें तो आपको केरला के साथ इसका रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। एंड लास्टली जब मैं बात करता हूँ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, डेफिनेटली ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। आज के ट्रू फॉल्स के अंदर ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको आप पढ़ के इनका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।